जैसा कि कल हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग, दो अनुप्रयोग हमने कर लिए थे। पहला था अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा जो था वो था अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम देखने वाले हैं अपरिमित आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले इनमें हम अपन अंतर समझते हैं, चालक परत और अचालक परत में अंतर क्या होता है। जैसा कि अगर हम लोग किसी अचालक परत को आवेश देते हैं, किसी अचालक परत को आवेश देते हैं, तो वो आवेश जहां पर दिया जाता है वहीं पर विद्यमान हो जाता है। कहां पर? जब अचालक परत होती है। जबकि अगर हम लोग किसी चालक परत को आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश, संपूर्ण आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। विशेष ध्यान रखें, जब हम लोग चालक परत को आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश उसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जबकि उस चालक परत के अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं होता है। जैसे माना मेरे पास एक ये चालक परत है। कौन सी है? एक चालक परत। इस चालक परत में मैं आवेश दूंगा तो दिया गया आवेश इसकी पूरी सतह पर फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा? इसकी पूरी सतह पर फैल जाएगा, परंतु इस चालक परत के अंदर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहेगा। ओके, तो इस चालक परत के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वही हम लोग दो काम करेंगे। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे, उसके बाद में गाउस के नियम की सहायता से उसको हम लोग गाउसियन प्रश्न में बंद करेंगे और गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, जैसा कि हमने दो अनुप्रयोगों में किया था। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक चालक परत। मैंने माना मेरे पास एक चालक परत है। क्या है? मेरे पास एक चालक परत है। ये लीजिए, मेरे पास एक चालक परत है। ये अनंताकार की है, ये अनंताकार की है। इस चालक परत को हमने धनावेश दिया है। क्या दिया हमने इसको? धनावेश। ये लीजिए, मैंने इसको क्या दिया है? धनावेश दिया है। चूंकि ये सतह है, मतलब जो क्षेत्रफल दिया गया है वो एक क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित किया गया है, और जब आवेश क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित होता है तो वहां जो नई भौतिक राशि बनती है उसको कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। कौन कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। मतलब सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व इस पर एक समान रूप से वितरित है। ओके, इसका हम मिड पॉइंट लेंगे। मैंने माना मिड पॉइंट कोई O है, और इससे कितनी दूरी पर? इससे R दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे। कोई बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, ये परत अनियमित आकार की है, ये परत अपरिमित आकार की है, इसलिए हम लोग यहां पर अल्पांश की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? अल्पांश की कल्पना। अल्पांश से निकाल कर फिर क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं दो अल्पांश लेता हूं। मैंने माना यहां पर A1 अल्पांश है और यहां पर A2 अल्पांश है। सबसे पहले हम लोग दिशा देखेंगे। तो हम जानते हैं चूंकि यहां पर भी धनावेश उपस्थित होगा और धनावेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बाहर की तरफ, तो इस बिंदु P पर A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की तरफ। इस A1 के कारण मानता हूं मैं DE1 है, जबकि इस A2 के कारण मानता हूं मैं DE2 है, वो भी क्या होगी? बाहर की तरफ। तो ये लीजिए, बाहर की तरफ। ये मान लीजिए मैंने DE2 है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो बिंदु P पर कितनी तीव्रताएं प्राप्त हो रही है? दो तीव्रताएं, और दोनों तीव्रताएं ना तो समान दिशा में है ना ही विपरीत दिशा में है, दोनों अलग अलग दिशाओं में। इसलिए हम लोग इसको घटकों में विभाजित करेंगे। घटकों में विभाजित करने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, और मैं मानता हूं यहां अगर थीटा कोण है, यहां थीटा है, तो इसके कारण ये थीटा और इसके कारण ये थीटा। ओके, हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो DE2 जो विद्युत क्षेत्र है और DE1 विद्युत क्षेत्र है, इसके हम लोग घटक तोड़ सकते हैं। और हम लोग ध्यान से देखें तो ये इसके साथ कोण बना रहा है थीटा, इसके साथ कोई कोण नहीं बना रहा। ये इसके साथ कोण बना रहा है, इसके साथ कोई कोण नहीं बना रहा। तो हम लोग घटक तोड़ते हैं तो जानते हैं जिसके साथ कोण बनता है वो कोस आता है, जिसके साथ कोण नहीं बनता वो साइन आता है। तो इसके साथ एक कोण बना रहा है तो इसके साथ कोस लग जाएगा, तो मैं लिखूंगा इसको DE2 cos थीटा। जबकि इसके साथ कोण नहीं बनता तो ये बन जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा DE2 sin थीटा। इसी प्रकार से जब हम लोग DE1 को घटकों में विभाजित करेंगे तो देखिए इसके साथ कोण बनता है, मतलब ये कोस आएगा, तो ये हो जाएगा DE1 cos थीटा। इसके साथ कोई कोण नहीं बनता तो ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा DE1 sin थीटा। ओके, ये बिंदु P था। अब आप बिंदु P पर ध्यान से देखिए। इस बिंदु P पर जो दो घटक प्राप्त हो रहे लंबवत घटक DE2 sin थीटा, DE1 sin थीटा परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को दोनों कर देंगे निरस्त।
इसलिए लंबवत घटक के कारण कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। जो भी तीव्रता प्राप्त होगी सारे किसके कारण प्राप्त होगी, इस क्षैतिज घटक के कारण प्राप्त होने वाली है। तो क्षैतिज घटक कौन कौन से हैं, dE1 cos थीटा, dE2 cos थीटा, दोनों समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर किसको व्यक्त करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं, जो इस परत के कारण OP के अनुदिश इसके लंबवत प्राप्त होती है। ये थी सेम टू सेम दिशा किसकी, जो हमारे पास अचालक परत थी वैसी की वैसी। तो चालक परत और अचालक परत दोनों के कारण ही विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो एक समान रूप से प्राप्त होती है। और वो कैसे होती है, चालक परत के लंबवत बाहर की तरफ, और जो बिंदु P आपने लिया है उसी के अनुदिश प्राप्त होती है। अब हम ज्ञात करते हैं इसका परिमाण। विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई, जो परत थी उसके लंबवत बाहर की तरफ होने वाली है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, गाउस के नियम की सहायता से। किसके नियम की सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस ने पहली बात बताई थी कि भाई साहब बंद गाउसियन पृष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बंद गाउसियन पृष्ठ। तो मैं कल्पना करता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक ये आयताकार पट्टिका है। कौन है ये बंद, ये जो हमारे पास अचालक पट्टिका थी, सॉरी चालक पट्टिका, ये चालक पट्टिका थी। ओके, इस चालक पट्टिका के ऊपर हम लोग किसकी कल्पना करेंगे, बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो मैं जो बंद गाउसियन पृष्ठ लेता हूं सेम कल वाले की तरह, मैंने माना यहां एक हम लोग बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और ये कैसा था, बेलनाकार प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से। ओके, तो हम लोग ध्यान से देखें, अभी हमने डिस्कस किया था कि चालक और अचालक पट्टिका में केवल एक अंतर होता है। अंतर कौन सा होता है, जो चालक पट्टिका होती है उसके अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं होता है। जो भी आवेश होता है वो सारा सारा कहां जाता है, इसकी सतह के ऊपर आ जाता है। तो हम लोग ध्यान से देखें तो इसके अंदर वाले भाग पर कोई आवेश मौजूद नहीं होगा, मतलब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ओके, यहां पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, यहां प्राप्त होने वाला है। ओके, अब हम लोग ध्यान से देखें तो इसके कितने भाग हमें प्राप्त हो सकते हैं। एक तो सामने वाला भाग बेलनाकार पृष्ठ का कौन सा भाग है, ये वृत्तीय भाग, और एक ये वाला भाग जो कौन सा भाग है, इसका वक्रीय भाग। इसको हम लोग एक बार डायग्राम के रूप बना लेते हैं, किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो माना मैं एक पट्टिका बनाता हूं, चालक पट्टिका, जो इस प्रकार से आवेशित की गई है। तो सबसे पहले हम लोग पट्टिका बना लेते हैं, हम लोग ये पट्टिका बनाते हैं। ओके, ये हमारे पास एक चालक पट्टिका है और इस चालक पट्टिका हम लोग क्या करेंगे, आवेश देंगे। तो हमें पता है जैसे हम लोग चालक पट्टिका को आवेश देते हैं, सारा सारा आवेश कहां जाता है, उसकी सतह के ऊपर बाहरी किनारों पर आ जाएगा। तो ये लीजिए, इसकी सतह पर सारा आवेश इसके बाहर आ जाएगा। इसके अंदर वाले भाग पर कोई आवेश मौजूद नहीं होगा, सारा आवेश कहां रहेगा, सतह के ऊपर। ये लीजिए यहां आवेश आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस परत के ऊपर गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, और जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके ऊपर बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। तो हम लोग ये बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये लीजिए एक बेलनाकार पृष्ठ, ये लीजिए बेलनाकार पृष्ठ। ओके, ये जो पृष्ठ है ये इसके बाहरी भाग पर नहीं जा रहा, ये इसके अंदर तक ही है। आप समझने की कोशिश कीजिए एक बार। ये जो ये परत है और ये हमने बेलनाकार पृष्ठ बनाया है। ये बेलनाकार पृष्ठ केवल इसके अंदर तक ही है, इसके इस तरफ नहीं जा रहा है। और ये जो सतह है ये पूरी तरह से क्या है, आवेशित है। इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं होता है। जो भी आवेश होता है वो सारा कहां जाता है, इसकी सतह के ऊपर, इसके बाहरी किनारों पर आ जाता है। ओके, तो अब हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास इस गाउसियन पृष्ठ को हम लोग कौन कौन से भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं।
एक तो ये वाला भाग वृत्तीय भाग है, एक ये वाला भाग वृत्तीय भाग है, और एक ये वाला भाग वक्रीय भाग है। तो मैं एक बार नाम दे लेता हूं इन भागों को। ये कौन सा भाग S1, ये कौन सा भाग S2, और ये कौन सा भाग S3, जो कौन है वक्रीय भाग है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, गाउस के नियम की सहायता से हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो मैं एक अल्पांश यहां लेता हूं, एक अल्पांश इस वक्र पृष्ठ पे लेता हूं, और एक अल्पांश यहां इस वाले भाग पे लेता हूं। तीनों भागों में हम लोग अल्पांश ले लेते हैं। अब हम जानते हैं धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर आ गई थी, और प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ थी। मतलब इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, और अगर हम लोग अंदर की बात करें इस तरफ, तो इस धनावेश की दिशा बाहर तरफ होती है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लीजिए बाहर की तरफ। ओके, हम लोग क्षेत्रफल सदिश देखेंगे। क्या देखेंगे? क्षेत्रफल सदिश, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फाई का गणितीय मान होता है वो होता है समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश, जहां पर ई कौन होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डीएस कौन होता है क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल के लंबवत राशि जो होती है वो क्षेत्रफल सदिश होता है। तो यहाँ इस वाले भाग का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? इसके लंबवत इस तरफ, तो ये लीजिए यहाँ हो जाएगा कौन, ये लीजिए ds। इस वाले भाग का क्षेत्रफल सदिश किस तरफ होगा? यहाँ लंबवत इसके इस तरफ, ये लीजिए कौन हो जाएगा ds, और इसके लंबवत किस तरफ? इस तरफ, तो ये लीजिए ds यहाँ पर। तो हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ दोनों e और ds के मध्य थीटा का मान कितना दिख रहा है आपको? 0 डिग्री। यहाँ e और ds के मध्य थीटा का मान कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। और यहाँ पर थीटा का मान कितना दिख रहा है आपको? थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पर इस चालक पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है, मतलब जो अंदर E बन रहा है इसका मान कितना है? 0 है। ओके, अब हम लोग गाउस के नियम को अप्लाई करते हैं, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इस गाउसियन पृष्ठ को हमने कितने भागों में माना है? 3 भागों में। इस S1, S2 और S3, इस प्रकार से हम लोग इसको 3 भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और फाई गणितीय मान क्या होता है? ये होता है फाई बराबर इस डॉट ds सदिश। इसलिए हम लोग इसको कितने भागों से मानेंगे? 3 भागों से। तो 3 भागों से मिलकर मानकर हम लोग फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर लिखेंगे हम लोग ये S1 के लिए फाई, S2 के लिए फाई, और S3 के लिए फाई। तो हम लोग इसको लिखेंगे फाई, अपन जाने चूंकि फाई बराबर होता है समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट ds सदिश। चूंकि यह कितने भागों से बना है? यह 3 भागों से बना है। 3 भाग कौन कौन से हैं? S1, S2 और S3 से मिलकर बना हुआ है। इसलिए जो फाई भी कितने भागों में बढ़ जाएगा? 3 भागों में। तो फाई बराबर हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? फाई बराबर लिख सकते हैं समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। सबसे पहले किसके लिए? S1 के लिए, फिर प्लस समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश किसके लिए? S2 के लिए, फिर इसी प्रकार से प्लस समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश किसके लिए? S3 के लिए। ओके, हमारे पास कितने भाग बन गए? 3 भाग। हमने तीनों भाग यहाँ पर लिख लिए। ओके, और हम जानते हैं, आप एक बार थीटा को देखिए ध्यान से। किसको देखिए? थीटा को। S1 के पास थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो मैं साथ लिख लेता हूं, थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। S2 के पास थीटा बराबर कितना है? 0 है। देखिए थीटा बराबर कितना है? 0 है। लेकिन साथ ही यहाँ पर E बराबर भी कितना है? 0 है। और S3 के पास थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है 90। ओके, S2 के पास E कितना है? 0 है। S2 के पास E 0 क्यों हुआ? क्योंकि जो S2 भाग है वो चालक पृष्ठ के अंदर है, और चालक पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत आवेश मौजूद नहीं है। तो विद्युत आवेश अगर मौजूद नहीं हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां मौजूद नहीं होगी। मतलब यहाँ अंदर E का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। ओके, तो हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं cos 90 का मान कितना होता है? 0। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो खुलेगा ये EDS cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ये वाला मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए जब ये मान खुलेगा EDS cos 0 का मान 1 होता है, लेकिन जब EDS में E का मान 0 रखेंगे तो पूरा मान कितना हो जाएगा? 0। तो ये मान भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ से जो फाई का मान प्राप्त होने वाला है, यहाँ से जो फाई का मान प्राप्त होने वाला है वो फाई का मान कितना होगा? यहाँ से फाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 0 केवल इसके मान प्राप्त होगा। यहाँ से फाई का मान प्राप्त होगा समाकलन ऑफ E, हम लोग इसको खोल लेते हैं, E सदिश डॉट ds सदिश EDS cos थीटा। cos 0 का मान होता है 1, तो हम लोग लिखेंगे EDS, और कौन सा भाग? ये S1 भाग। ओके, हम लोग जानते हैं जो कि विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो E को ले लेंगे अपन बाहर, तो समाकलन फाई बराबर क्या हो जाएगा? E आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा? समाकलन ऑफ ds इंटू s। ये ds ऑफ किसका? S1 का। अब मैं मानता हूं कि इस क्षेत्रफल को मान लेता अपन S है, तो मैं मान लेता हूं
कि ये जो क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है, चूंकि समाकलन ऑफ ds और किसका s1 का, मैं मानता हूं कितना प्राप्त होगा आपके पास, s प्राप्त होता है। ds तो अल्पांश और संपूर्ण क्या हो जाएगा s, तो हम लोग इसको मान्य काउंट करें तो फाई बराबर क्या हो जाएगा e इंटू एस, समीकरण नंबर 1। ये इस प्रकार से हमें गणितीय मान प्राप्त हुआ किसका, फाई का। अब हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, गाउस का नियम। तो हम लोग लिखते हैं गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। और गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का जो मान होता है, वो मान इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। लेकिन हम जानते हैं ये जो आवेश दिया गया है ये एक समान रूप से वितरित है, और किस पे वितरित किया गया है, सतह के ऊपर वितरित किया है। किसके ऊपर, सतह के ऊपर। तो हमने यहाँ पर वितरण के द्वारा 3 राशियां बनाई थी, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इनके अनुदिश नई राशियां बनी थी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। चूंकि ये आवेश यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुदिश वितरित किया गया, इसलिए हम लोग दूसरी राशि काम में लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसको कहा जाता है, किससे दिखाया जाता है, सिग्मा से। तो हम लोग जानते हैं चूंकि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन S, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो बताइए यहाँ पर जो टोटल आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल जो आवेश होगा वो हो जाएगा, या Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस। ओके, अब हम लोग ध्यान से देखें तो ये Q का मान है, मतलब इस Q की जगह हम लोग क्या मान रख सकते हैं, सिग्मा इंटू एस मान रख सकते हैं। तो बताइए इसको मानूं मैं समीकरण नंबर 2 और इसको मानूं मैं समीकरण नंबर 3, और मैं ध्यान से देखो किस किस समीकरण से, समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा, फाई बराबर हमें जो मान प्राप्त होगा, फाई बराबर सिग्मा Q की जगह रखनी है सिग्मा इंटू एस, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मानूं मैं समीकरण नंबर 4। अब आप समीकरण 1 और 4 को देखिए, समीकरण 1 भी किसको बता रहा है, फाई को, समीकरण 4 भी किसको बता रहा है, फाई को। फाई को दोनों को बराबर रख देंगे तो यह है क्या, E इंटू एस, लिखता हूं मैं किस किस से, समीकरण 1 व 4 से। यहां क्या E इंटू एस, E इंटू एस बराबर, यहां फाई का मान कितना है, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो जाएगा तो जो मान प्राप्त होगा E बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इसलिए हम लोग इसको सदिश में व्यक्त करेंगे। ओके, तो सदिश में व्यक्त करने के लिए हम लोग किसको दिखाते हैं, E को दिखाएंगे सदिश से, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये तो क्या है, इसका परिमाण है। साथ में क्या लगाएंगे, एकांक सदिश, और हम जानते हैं एकांक सदिश हम लोग n कैप से दिखा सकते हैं, तो हो जाएगा साथ में कौन, n कैप, जहां पर n कैप कौन है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करने वाला एकांक सदिश है, जो किस तरफ होता है, इस परत के लंबवत प्राप्त होता है, किधर, बाहर की तरफ प्राप्त होता है। ओके, कल जो हमने टॉपिक देखा था वहां पर वो था अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हो रही थी, मैं लिखता हूं साथ में, चूंकि अचालक परत के कारण, अचालक परत की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती थी वो प्राप्त हो रही थी हमारे पास कितना, इस दिश बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या था, n कैप था। तो आप ध्यान से देखिए ये किसके कारण है, चालक परत के कारण, ये किसके कारण है, अचालक परत के कारण। तो आप ध्यान से देखिए चालक परत के कारण कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अचालक परत के कारण कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अचालक परत की कितनी गुना होती है, 2 गुना होती है। या अपन कह सकते हैं कि जो अचालक परत की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चालक की कितनी होती है, 1/2 होती है, या आधी होती है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इसको अगर माने हम लोग कुछ भी और यहाँ से हम लोग रिलेशन बनाना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक परत की कितनी होती है, आधी होती है। और दूसरी बात हम लोग करें तो यहाँ पर ये भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है, जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था यहाँ पर भी ये भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा था, ये भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा था, केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, सिग्मा पर निर्भर कर रहा था। मतलब जैसा जैसा पिछला टॉपिक था उसी के अनुसार ये भी परिवर्तनशील है। मतलब कैसे कि जो E है वो केवल किस किस पर निर्भर करने वाला है, सिग्मा पर निर्भर करने वाला, दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। अगर आप लोग यहाँ से ई आर वक्र बनाए, कौन सा वक्र बनाए, ई आर, मैं यहाँ लूं E और यहाँ लूं R, तो वक्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कौन से बनेगा, क्योंकि ये R दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, कौन, E। जबकि मैं E सिग्मा वक्र बनाऊं तो हम लोग ध्यान से देखें तो जो E है
वो सिग्मा कैसे दिख रहा है आपको, समानुपात दिख रहा है, तो मैं यहाँ सिग्मा लिखूं, यहाँ पर ई लिखूं, तो जैसे जैसे हम लोग सिग्मा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ई का मान भी बढ़ेगा, तो समानुपाती वक्र बन जाएगा। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, ई समानुपाती सिग्मा। तो ये था कौन सा टॉपिक, चालक पट्टिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके पिछले लेक्चर में देखा था हमने अचालक पट्टिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में अंतर देखिए, और ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, केवल इतना डिफरेंस है उसमें और इसमें। कौन सा डिफरेंस है, अचालक परत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके चारों तरफ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और क्यों प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो अचालक परत को आवेश दिया जाता है वो वही विद्यमान हो जाता है जहां पर उसको देते हैं, परंतु चालक परत को जब आवेश देते हैं तो सारा आवेश कहां जाता है, उसकी सतह के ऊपर आ जाता है, उसके अंदर कोई आवेश मौजूद नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए जो परिणामी तीव्रता प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त हुई, सिग्मा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि अचालक परत की कितनी प्राप्त होती है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में डिफरेंस देखिए, बड़े आसान है, और आप साथ ही साथ इनको रफ कॉपी में या अपनी जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके साथ साथ कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले टॉपिकों में कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।